हे गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की अपनी इस स्टैटिक साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं सभी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी शो अप होते चलेगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो जो भी मैटर होंगे वो सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन बनेगा, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान बढ़ता है क्या? इसका वजन बढ़ता है? इसका द्रव्यमान घटता है? इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों, अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान अगर पृथ्वी पे x है तो चंद्रमा पे जाने के बाद भी x ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, प्लेस टू प्लेस भार चेंज होता है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अब द्रव्यमान की हम लोग बात कर ले तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है दोस्तों। द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है? वस्तु के अंदर मौजूद मैटर से, है ना। भार वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है और भार एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, द्रव्यमान स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, और भार अदिश राशि है, सदिश राशि है ना। तो क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के कौन से बल जिम्मेदार होती है? तो कौन सा बल जिम्मेदार होता है दोस्तों? तो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। चलिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग ध्रुव द्रव्यमानों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है और ये कुछ ऐसा होता है, G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। M1 हो गया पहले का मास, M2 हो गया दूसरे का मास, और R हो गया दोनों के बीच का रेडियस, है ना। और जो कि सेंटर से किया जाता है। अगर ये दो आपके प्लानट है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको देखा जाता है, ना कि यहाँ से यहाँ तक का, ना कि यहाँ से यहाँ तक का, है ना। याद रखिएगा। चलिए, आप इसके वैल्यू को भी देख सकते हैं, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होती है। चलिए, नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है दोस्तों? तो ये गिरने का जो समय होता है ना उसके वर्ग के समानुपाती होती है। और ये चीज़ें हम कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, जो ये फॉर्मूला जो है इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को आसानी से, है ना। एच इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पे देखें आप टी स्क्वायर, ये समय के वर्ग से, है ना। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है? तो स्थितिज ऊर्जा उसकी अधिक होगी सबसे ज़्यादा हाइट पे, जहाँ से वो, जैसे कि यहाँ हमने कोई गेंद फेंक दिया तो कुछ हाइट पे जाकर फिर तो वो नीचे आएगी ना। तो इस वाला हाइट पे उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा ना, काइनेटिक एनर्जी जो होगा ना, वो सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों, है ना। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, और ये हो गया उसका पोटेंशियल, है ना, कितना उसमें क्षमता थी मैक्सिमम हाइट पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, है ना, सबसे ऊंची स्थान पे। चलिए, एक दोलन की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के क्या होती है? तो अगर एक दोलन है, पेंडुलम है, जैसे देखते हो ना टन टन घड़ी बजते रहती है दीवार वाली, तो वैसे घड़ी की बात कर रही है यहाँ पे एग्जाम्पल देकर। चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के कितनी होगी? तो दोस्तों, ये तो डिपेंड करता है जी के मान पे, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, स्मॉल जी होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो दोलन का जो समय होगा वो अवधि बढ़ जाती है ना, ज़्यादा हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि आपका अर्थ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चंद्रमा के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा,
W इक्वल टू mg, है ना। वस्तु के द्रव्यमान यहाँ पे 60 kg का दिया हुआ था। त्वरण जो है हम खुद जानते हैं, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी का जो भार हो जाएगा वस्तु का, वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, वेट इक्वल टू mg जो होता है 60 इंटू 10, 600 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि चंद्रमा पर जो गुरुत्व, पृथ्वी पर गुरुत्व का लगभग कितना होता है, 1/6 होता है ना। चंद्रमा पर जो गुरुत्व बल होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 6 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो 600 का 100 हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कहाँ पे होता है दोस्तों, तो ये ध्रुव रेखा पर होता है ना। आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। और विषुवत रेखा पर कम होता है, याद रखना। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो वो आइजैक न्यूटन सर ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका ये फॉर्मूला रहा था। और ये जो फोर्स है ना, ये बड़े बड़े मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लागू होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे कहाँ। अगर मैं दो यहाँ पे पत्थर रख दूँ तो ये क्या अपने आप को आपस में वो खींच सकते हैं क्या, ऐसे रख दूँ तो 4 दिन बाद भी आऊँगा तो देखूंगा कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे, जैसे सन हो गया, है ना, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, इससे भी बड़े बड़े। तो वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई होती है ना, जैसे कि सन सबको अपने तरफ पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप लोग, कोई इशू नहीं है। चलो, अगला प्रश्न है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है, तो वो ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि होने से कम हो जाती है ना। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, आप पढ़ सकते हो। सारी एक्सप्लेनेशन मैं साथ में रख रहा हूँ इसी वजह से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलती रहे। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या होता है दोस्तों। पृथ्वी से अगर बाहर निकलना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किस स्पीड से फेंका जाए, किस वेग से फेंका जाए कि वो पृथ्वी से बाहर चली जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की जो रफ्तार है, इससे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका जाएगा ना, तो जो अर्थ का आउटर एटमॉस्फेयर है उसको भी ये क्रॉस करके ब्रह्मांड में चली जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ध्वनि की गति का लगभग ये 33 गुना होता है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यह वेग। और प्लाइन वेग 1 न्यूनतम वेग होता है इसके वेलोसिटी, जिससे ये क्या कर सकता है, इसके वेलोसिटी से ही तो फेंकने से, इसको इसके वेलोसिटी कहते हैं एक्चुअली में। इसी से फेंकने में क्या होता है कि पृथ्वी से बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है ना। और फिर वो कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, ऐसा रीजन है ना। तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है, उसके वेग का जो क्षैतिज घटक होता है ना, वो स्थिर रहता है हमेशा। प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपने पढ़ा ही होगा। कोई भी चीज़ हम लोग अगर यहाँ से फेंकते भी हैं तो ये कुछ ऐसे जाकर और ऐसे 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 गिर जाता है ना, यहाँ पे सरफेस पे गिर जाता है। यही होता है ना भाई, सीधी सी बात है, ऐसा कुछ। तो ऐसे ही हम लोग मोशन को कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अधीन वक्रीय गति करता है ये एक्चुअली। प्रक्षेप का जो क्षैतिज होता है वो वेग स्थिर रहता है इसका। और गुरुत्वाकर्षण बल निरंतर ऊर्ध्वाधर घटक को प्रभावित करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जो वर्टिकल स्पीड होती है एक समान त्वरित गति होती है। जो गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ कार्यरत होता है, नीचे की तरफ कार्यरत होता है, या फिर ऐसे जा रहा तो नीचे की तरफ जो कार्यरत होगा, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण ऊर्ध्वाधर कार्य करता है ना, याद रखना। अप एंड डाउन काम करता है, वर्टिकल में काम करता है ना। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों।
जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है, तो उसका त्वरण जो होता है नीचे की ओर होता है ना, एक्सेलरेशन नीचे की ओर होता है त्वरण। जब ऐसे हमने किसी चीज़ को ऐसे फेंक दिया तो ये जब मैक्सिमम हाइट पे यहाँ होगा ना भाई, मैक्सिमम हाइट पे तो यहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, त्वरण जो होगा वो नीचे के साइड होगा, है ना, एक्सेलरेशन नीचे के साइड अप्लाई होगा। चलो, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमा किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है भाई? क्योंकि जो स्यूडो फोर्स होता है ना, बोले तो मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसी के कारण ऐसा होता है। जब कोई वस्तु, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर आती है तो भारहीन महसूस करती है। जैसे हम लोग लिफ्ट में भी होते हैं, जब वो नीचे के साइड आ रही होती है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग वेटलेस हो गए हैं, तो ऐसा इसी वजह से पॉसिबल होता है ना, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, सूडो फोर्स का यहाँ फार्मूला दिया गया, ये भी आप देख सकते हो, सदम बल। चलो नेक्स्ट, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है तो 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? बस यही देखनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे t और r का जो है वो प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर और क्यूब है ना। तो T1 दैट इज T एंड स्मॉल r1 दैट इज R। इसको आप फॉलो करोगे ऐसे ऐसे रेशियो में, तो यहाँ पे आएगा 8T। आप इजीली देख सकते हो जैसे जैसे सॉल्यूशन करा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8T, है ना, 8 टाइम्स टाइम का हो जाएगा। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो वो 0 होता है। वेट बराबर mg होता है। पृथ्वी केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का भार जो होता है वो 0 होता है ना। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार भी 0 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए, कितनी चाहिए भाई? ऋणात्मक चाहिए, है ना। देखो, मिसाइल कहाँ से लॉन्च होता है, ये सबसे बड़ा, अब देखते हो कहीं से भी मिसाइल लॉन्च नहीं हो सकता है, कोई पार्टिकुलर एरिया होता है, जियोग्राफिकल कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ से ही करना, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा, हर एक चीज़ तो देखा जाता है ना, कहीं से भी मिसाइल वो लॉन्च करोगे तो, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें लॉन्च होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा वो होती है ना, सब चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने से यह गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होती है और यह एक बंद प्रणाली का निर्माण करेगा, जिसके कारण कुल ऊर्जा ऋणात्मक हो जाती है। गतिज ऊर्जा जो है वो गतिज स्थितिज ऊर्जा। फिर पलायन वेग की बात कर ले तो यह न्यूनतम वेग होता है जो किसी वेग वस्तु को उस वेग के ऊपर की ओर किसी दिशा में फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। और पलायन वेग जो होता है इसके वेलोसिटी √2gre होता है ना। और आर जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या, और जी स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि कहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है पृथ्वी का पार्ट में और कहाँ पे कम होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पे कम होगा वहीं से मिसाइल लॉन्च कर दे तो कम एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, कम ईंधन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यही रीज़न होता है दोस्तों ना। चलिए, जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलीय पथ में जाने वाले विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान किस ओर संचालित होता है? तो ये मूल परावलिक पथ के साथ साथ संचालित होता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, है ना। चलो, वक्ता गति कहती है वो। नेक्स्ट है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब वो नीचे के साइड आ रहा होता है ऑब्वियसली। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे सारे जो भी है उसके इक्वेशंस देख सकते हैं। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं ए और बी। ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्त
पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। वस्तु के गिरने की जो दर होती है वायु प्रतिरोधकता और वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब समान ऊंचाई से दो वस्तुओं को एक साथ गिराने पर दोनों वस्तुएं एक साथ भूमि पर गिरेगी ना भाई, क्योंकि यहाँ पे समान वस्तु है, इसी वजह से। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से करता है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। चलो, आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो अपने मतलब थॉटफुल से, है ना। ग्रह गति का कैपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर है। तो ये अर्ध दीर्घ अक्षर के बराबर है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, है ना। चलो, नेक्स्ट है यहाँ पे, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। किसके है भाई? तो शून्य के तुल्य है। एक डोरी द्वारा साधारण लोलक पर किया गया कार्य एक दोलक गति के दौरान शून्य होता है। क्यों भाई? डोरी में जो तनाव होता है पूर्णतः डोरी के समानांतर घटक को समाप्त कर देता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह स्थिति डोरी को पुनः पूर्व स्थिति या शून्य के समान ला देती है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो इसकी डैश बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है भाई? तो इसका त्वरण बढ़ जाता है, नीचे की तरफ, है ना, त्वरण बढ़ जाता है। पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। चलो, अपेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? यहाँ पे प्रकाश का जो वेग है वो हमेशा एक समान रहता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई तक क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होती है वो पृथ्वी की तुलना में कम होती है। क्लियर है एकदम? चलो, क्योंकि वहाँ पे 1/6 होता है ना अर्थ का। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑफकोर्स ऑक्सीजन होना चाहिए ना, सांस लेना जरूरी है ना भाई रहने के लिए। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है भाई? क्यों भाई? चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय नहीं है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो धरातल पे होता है दोस्तों, देख सकते हो आप यहाँ पे। चलो, जब हम भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जो जी होता है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसा हो जाता है? तो ये बढ़ता है एक्चुअली में, है ना। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जबकि ये पहाड़ों पे कम होता है। समुद्र तल पर ज़्यादा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और पहाड़ों पे कम होता है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़िएगा तो जी का मान जो होगा बढ़ेगा, है ना। भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और गुरुत्वीय त्वरण को जी किससे निरूपित करते हैं, जैसा कि हमने जाना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कही मैंने। चलो, नेक्स्ट है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पे काम करता है ना, याद रखना, सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है दोस्तों। तो ये आपका गुरुत्व द्वारा वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है क्या? उसके पैरों के आगे। आप देख सकते हो गुरुत्व केंद्र क्या होता है, उसके पैरों के आगे होता है, क्योंकि आदमी थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ होता है। देखते हो, झुका हुआ होता है जब भी वो दौड़ रहा होता है, न कि ऐसे करके दौड़ रहा होता है, नहीं, थोड़ा सा झुका हुआ होता है ना आगे की तरफ, तभी वो आगे की तरफ मूव कर पाता है। नेक्स्ट है, आसमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं। निम्नलिखित में से क्या घटित होगी?
दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे भाई, जब समान फेंके गए हैं, समान वेग से फेंके गए हैं तो। अब इसका रीजन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। चलो, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमा की अवधि होती है, क्या होती है भाई, तो 24 घंटे होती है। रीजन दैट आप यहाँ पे देख सकते हो ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ पे भाई, ये ध्रुव पे होती है, पोल पे होती है ना। चलो, और सबसे कम इक्वेटर पे होती है। पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो बढ़ाने पर क्या होगा, जी का मान कम हो जाता है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ कौन है, तो वो है आपका गुरुत्वीय बल, सबसे दुर्लभ है। सबसे कमजोर होता है ना भाई, जितना वो रखोगे। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रकृति के 4 मौलिक बल गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, स्थित विद्युत बल है और नाभिकीय बल होती है, जिसमें सबसे दुर्लभ आपका गुरुत्वीय बल होता है। चलो नेक्स्ट, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे होंगे ना आप लोगों ने, कैसा है, ऐसा कैसे हो पाता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पैराशूट का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, सरफेस वाला एरिया होता है ना, वो क्या होता है, वायु का प्रतिरोध अधिक करता है। इसी वजह से जितना ज़्यादा वायु को रोकते चलेगा वो नीचे धीरे 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 गिरेगा, है ना। चलो, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या होता है भाई, क्या होता है भाई कारण, तो वो होता है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है, और इसलिए कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीन की अनुभूति का कारण होता है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई अधिक कर दी जाए तो उसमें दोलन की अवधि क्या हो जाएगी भाई, तो वो आपकी घट जाती है ना, √2 टाइम्स घट जाएगी। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्यों भाई, दोनों बाल्टी का गुरुत्व केंद्र शरीर के गुरुत्व केंद्र को संतुलित कर देता है। ओ, एक हाथ में भी बाल्टी उठाए, एक हाथ में भी बाल्टी उठाए, दोनों हाथ में बाल्टी उठाए ना, तो थोड़ा सा आदमी को वो हो जाता है, आसान हो जाता है ना। और एक तरफ का बस एक ही बाल्टी उठाकर काम चले, अगर कोई आदमी एक ही बाल्टी उठाए और एक में कुछ ना करे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है चलने में, सही बात है, ये तो हमने भी फील करी है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी एक अच्छी प्रिपरेशन ले सकें और इस चीज़ों को समझते हुए देख सकें। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आगे जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।